जरा सोचिए, पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां एक न्यूक्लियर प्लांट के पास एक नाई की दुकान थी। उस दुकान के बाहर जमीन पर फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर बैठा रहता था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूल से सना हुआ था और आने जाने वाले लोग उसे पागल समझकर कभी कभी 2-4 सिक्के फेंक देते थे तो कभी उसे धुतकार कर चले जाते थे। लेकिन उन पाकिस्तानी अफसरों और साइंटिस्ट्स को अंदाजा भी नहीं था कि वो इंसान जिसे वो भीख देकर आगे बढ़ रहे हैं, वो असल में कोई भिखारी नहीं था। वो थे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के सबसे तेज और निडर जासूस अजीत डोभाल। ये कोई बॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं है, ये 1970s और 80s की वो खौफनाक सच्चाई है जब भारत की सुरक्षा एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। पाकिस्तान 1971 की हार का बदला लेने के लिए छिपकर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। पूरी दुनिया की नजरें उस पर थीं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। केहुटा, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट था, वो जगह एक किले में बदल चुकी थी। वहां हाई सिक्योरिटी थी, एयर डिफेंस सिस्टम्स थे और ग्राउंड पर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का पहरा था। वहां किसी आम आदमी का जाना तो दूर, उस तरफ देखना भी मना था। ऐसे में रॉ को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो सिर्फ पाकिस्तान जाए ही नहीं बल्कि वहां की भीड़ में गायब हो जाए। एक ऐसा आदमी जो अपनी पहचान मिटा सके और दुश्मन के घर में बैठकर उसी की इंफॉर्मेशन भारत भेज सके। और ये जिम्मा उठाया यंग अजीत डोभाल ने। उन्होंने एक पाकिस्तानी मुस्लिम का कवर लिया। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही जानलेवा था। एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द या एक गलत हरकत और सीधे डेथ सेंटेंस या उससे भी बुरा टॉर्चर। अजीत डोभाल पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद के बीच के इलाकों में रहने लगे। उन्होंने अपनी हिंदी जुबान को पूरी तरह बदला और ठेठ उर्दू बोलना सीखा। वो मस्जिदों में जाते, नमाज पढ़ते और स्थानीय लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गए कि खुद पाकिस्तानियों को भी कभी शक नहीं हुआ कि उनके बीच एक भारतीय जासूस रह रहा है। लेकिन उनका असली मिशन सिर्फ छिपना नहीं था, उनका मिशन था सबूत इकट्ठा करना। उन्हें खबर मिली थी कि पाकिस्तान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स जो सीक्रेट प्लांट के अंदर काम करते हैं, वो अक्सर बाहर एक लोकल मार्केट में आते हैं। अब सवाल ये था कि उन साइंटिस्ट्स तक पहुंचा कैसे जाए। उनसे बात करना तो दूर, उनके पास खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि उनके साथ हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। तभी अजीत डोभाल की नजर एक नाई की दुकान पर पड़ी। ये वो दुकान थी जहां अक्सर प्लांट के कर्मचारी और कभी-कभी सीनियर साइंटिस्ट्स बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने आते थे। अजीत डोभाल ने एक बहुत ही रिस्की प्लान बनाया। उन्होंने एक भिखारी का भेष बनाया और उस नाई की दुकान के आसपास अपना ठिकाना बना लिया। वो घंटों वहां बैठे रहते, आने जाने वालों पर नजर रखते और इंतजार करते उस पल का जब कोई टारगेट वहां आए। लेकिन अजीत डोभाल सिर्फ उन्हें देखने के लिए वहां नहीं बैठे थे, उनका मकसद कुछ और ही था। एक ऐसी चीज जो सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन एस्पियोनाज की दुनिया में वो गोल्ड से भी ज्यादा कीमती थी। उन्हें चाहिए थे उन साइंटिस्ट्स के कटे हुए बाल। जी हाँ, बाल। शायद आप सोच रहे होंगे कि बालों से क्या होगा। दरअसल जब कोई इंसान रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे प्लूटोनियम या यूरेनियम के करीब काम करता है तो उसके शरीर और बालों में रेडिएशन के कुछ अंश, कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं। अगर वो बाल भारत के हाथ लग जाते और भारत की लैब्स में उनका टेस्ट होता तो ये साबित हो जाता कि पाकिस्तान किस ग्रेड का यूरेनियम बना रहा है और वो बम बनाने के कितने करीब है। प्लान एकदम सिंपल था, लेकिन इसे अंजाम देना आग से खेलने जैसा था। दिन गुजरते गए और अजीत डोभाल उस नाई की दुकान के बाहर मिट्टी और धूल में सने हुए बैठे रहे। उनकी आंखें हर आने जाने वाले पर टिकी होती थीं। और फिर एक दिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट दुकान के अंदर आया। डोभाल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन चेहरे पर उन्होंने वही पागलपन और बेरुखी ओढ़े रखी। वो साइंटिस्ट अपनी कुर्सी पर बैठा और नाई ने अपना काम शुरू किया। कैंची चलने की आवाज आ रही थी और काले सफेद बाल जमीन पर गिर रहे थे। वो बाल जो भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। जब वो साइंटिस्ट चला गया और दुकान थोड़ी खाली हुई तो डोभाल धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए दुकान के दरवाजे के पास पहुंचे। नाई ने सोचा कोई पागल भिखारी है, शायद कुछ खाने को ढूंढ रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया। मौका देखते ही डोभाल ने जमीन पर गिरे उन बालों के गुच्छों को अपनी मुट्ठी में भरा और चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। ये एक बहुत छोटा सा एक्शन था, शायद 10 सेकंड्स का भी नहीं,
लेकिन इस रिस्क का अंजाम बहुत बड़ा था। अगर उस वक्त किसी ने उन्हें देख लिया होता तो उनकी जेब से वो बाल निकलते और फिर जो पूछताछ होती उसका अंत सिर्फ मौत होता। लेकिन वो कामयाब रहे। वो बाल किसी तरह बॉर्डर पार करके भारत की लैब्स में भेजे गए। जब साइंटिस्ट्स ने उन बालों का एनालिसिस किया तो वो हैरान रह गए। उन बालों में हाई ग्रेड यूरेनियम के अंश मिले, रेडिएशन का वो लेवल जो साबित करता था कि पाकिस्तान ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर बना रहा है बल्कि वो बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अजीत डोभाल के उस एक सैंपल ने भारत सरकार की आंखें खोल दी। ये बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक कहावत है, आप 1000 बार सही हो सकते हैं लेकिन आपको मरने के लिए सिर्फ एक बार गलत होना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ अजीत डोभाल के साथ होने वाला था। लाहौर की एक मशहूर दरगाह थी जहां अक्सर भीड़ रहती थी। अपनी कवर आइडेंटिटी को मजबूत रखने के लिए डोभाल अक्सर वहां जाते थे, नमाज पढ़ते थे और लोगों के बीच एक पक्के मुसलमान की तरह रहते थे। एक शाम वो उसी दरगाह के एक कोने में बैठे थे। माहौल शांत था, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने कनखियों से देखा। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें एकदम लाल। वो आदमी लगातार डोभाल को ही देख रहा था। डोभाल ने उसे नजरअंदाज किया और उठकर जाने लगे। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको। डोभाल के कदम थम गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे उनके पास आया। उसने डोभाल के चेहरे को गौर से देखा और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने डोभाल के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम हिंदू हो ना? सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान के बीचों बीच एक भीड़ भाड़ वाली दरगाह में अगर किसी ने सुन लिया होता कि यहाँ एक हिंदू जासूस है तो क्राउड उन्हें वहीं जिंदा जला देती। डोभाल ने तुरंत अपना कॉन्फिडेंस बटोरा और ठेठ उर्दू में जवाब दिया, नहीं बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो मुसलमान हूँ, पैदाइशी मुसलमान। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उनकी बात नहीं मानी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया और अजीत डोभाल के कान की तरफ इशारा किया। उसने कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे कान क्यों छिदे हुए हैं? ये सुनते ही डोभाल को अपनी वो गलती याद आ गई जो उन्होंने बचपन में की थी, या यूं कहें कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। बचपन में उनके कान छिदवाए गए थे और हालांकि उन्होंने कुंडल पहनना छोड़ दिया था, लेकिन वो छोटा सा छेद, वो मार्क अभी भी वहां था। उन्होंने पूरी तैयारी की थी, भाषा बदली थी, कपड़े बदले थे, नाम बदला था, लेकिन वो एक छोटा सा छेद उनकी जान का दुश्मन बन गया था। उस पल अजीत डोभाल को लगा कि खेल खत्म हो गया है। इतने सालों की मेहनत, इतनी सावधानी, सब बेकार गई। एक छोटा सा क्लू और उनकी कवर आइडेंटिटी पूरी तरह एक्सपोज हो गई थी। आसपास भीड़ थी। अगर उस बूढ़े आदमी ने थोड़ा जोर से बोल दिया होता, ये हिंदू है, तो शायद डोभाल उस दरगाह से जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन डोभाल, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त किया और उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंखें डालकर बोले, नहीं बड़े मियां, आप गलत समझ रहे हैं। मैं मुसलमान ही हूं। ये निशान, ये तो बचपन में मेरे कानों में फोड़े फुंसी हो गए थे, उसी का है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने डोभाल की बात काटते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पहचानता हूं, ये निशान फोड़े का नहीं है, ये कान छिदवाने का है। तुम हिंदू हो। डोभाल के माथे पर पसीना आने लगा था। वो वहां से भाग नहीं सकते थे, क्योंकि भागने का मतलब होता शक को यकीन में बदलना। तभी उस बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसने डोभाल को चौंका दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ चलो। डोभाल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप उस बूढ़े आदमी के पीछे चल पड़े। वो दरगाह से बाहर निकले। तंग गलियों से होते हुए वो एक छोटे से टूटे फूटे मकान के सामने रुके। डोभाल का दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या ये कोई ट्रैप है? क्या अंदर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस या पुलिस उनका इंतजार कर रही है? क्या उन्हें अब अंदर ले जाकर मार दिया जाएगा? दरवाजा खुला और वो अंदर गए। अंदर एकदम अंधेरा था और सन्नाटा था। उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और डोभाल को अंदर वाले कमरे की तरफ लेकर गया। डोभाल हर खतरे से निपटने के लिए तैयार थे। उनकी नजरें किसी भी वेपन या भागने के रास्ते को तलाश रही थीं। लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुए और बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई, तो जो नजारा डोभाल ने देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां कोई हथियार नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी। कमरे के कोने में एक छोटी सी अलमारी खुली हुई थी
और उस अलमारी के अंदर भगवान शिव और दुर्गा की छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई थीं। वो बूढ़ा आदमी जो बाहर दुनिया के सामने एक पक्का मुसलमान बनकर रहता था, वो असल में एक हिंदू था। वो मुड़ा और डोभाल से बोला, बेटा डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, मैं भी हिंदू हूं। उसने बताया कि 1947 के बंटवारे के दौरान जब मारकाट मची थी तो उसके सारे परिवार वाले मारे गए थे। जान बचाने के लिए उसने भेष बदल लिया, धर्म बदलने का नाटक किया और तब से वो पाकिस्तान में एक मुसलमान बनकर रह रहा था। लेकिन उसने अपनी पहचान, अपनी असलियत इस छोटे से कमरे में जिंदा रखी थी। उसने डोभाल को देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि कहते हैं ना, एक चोर ही दूसरे चोर को पकड़ सकता है। वैसे ही एक छिपे हुए इंसान ने दूसरे छिपे हुए इंसान को पहचान लिया था। डोभाल ने राहत की सांस ली। जो उन्हें अपनी मौत लग रही थी वो दरअसल उनकी जान बचाने वाला फरिश्ता निकला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस बूढ़े आदमी ने डोभाल को खाना खिलाया और फिर जाते वक्त एक बहुत जरूरी सलाह दी, एक ऐसी सलाह जिसने आगे चलकर डोभाल की जान बचाई। उसने कहा, बेटा आज तो तुम मेरी नजरों में आए हो, मैं अपना हूं इसलिए बच गए, लेकिन कल कोई और तुम्हें देख लेगा। पाकिस्तान में ऐसे घूमना है तो इस निशान को मिटाना होगा। उसने डोभाल को सलाह दी कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। अजीत डोभाल ने उस बूढ़े आदमी की सलाह मानी और तुरंत प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने कानों के छेद भरवा लिए। वो वहां से भागे नहीं, बल्कि अगले 7 साल तक पाकिस्तान में ही डटे रहे। उन्होंने सिर्फ वो बाल नहीं, बल्कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्लानिंग और ISI के कई गहरे राज भारत भेजे। फिल्मों में जासूसी आसान लगती है, लेकिन असलियत में ये बिना हथियार के मौत से खेलना जैसा है। आज वो भारत के NSA हैं, लेकिन उनकी असली ताकत वो भिखारी वाला रूप था जिसने अकेले ही पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट की धज्जियां उड़ा दी थीं। इतिहास गवाह है, कभी कभी एक अकेला आदमी पूरी फौज पर भारी पड़ता है। जय हिंद।